नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु शर्मा। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल स्टडी हार्ड पर। और आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज के इस वीडियो में हम थॉट सीरीज़ को एक स्टेप और आगे ले जाएंगे और पढ़ेंगे एंशिएंट इंडिया के बारे में कि एंशिएंट इंडिया यानी कि प्राचीन भारत ने ज्योग्राफी के विकास में, भूगोल के विकास में कौन कौन से योगदान दिए हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हेडिंग लिख लीजिए आप, ज्योग्राफिकल नॉलेज इन एंशिएंट इंडिया, यानी कि प्राचीन भारत में भूगोल का किस तरह का ज्ञान था। तो इन सारी चीज़ों को पढ़ने से पहले हमें तो ये पता करना होगा ना कि आखिर हमें ये कैसे पता चलेगा कि एंशिएंट इंडिया में क्या क्या ज्योग्राफी की नॉलेज थी। उसके लिए कोई सोर्स होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सोर्सेस पढ़ेंगे। तो आप कंबाइन कर सकते हैं हेडिंग को, सोर्सेज ऑफ ज्योग्राफिकल नॉलेज इन एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया ने जो भी ज्योग्राफिकल नॉलेज डेवलप की थी उसके सोर्सेज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इधर देखिए, पहला सोर्स आता है हमारा स्क्रिप्ट फाउंड इन मोहनजोदारो, हड़प्पा, टिन वैली ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की कई सारी साइट्स हैं, कई सारे स्थानों पर। उसमें से मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड टिन वैली, ये तीन मुख्य साइट्स हैं जहां से जो लिपि मिली है, जो स्क्रिप्ट्स मिले हैं, जो लेख मिले हैं, वो सोर्स का काम करते हैं। वो हमें प्रोवाइड कराते हैं उस समय की ज्योग्राफिकल नॉलेज के बारे में कि सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों को भी भौगोलिक ज्ञान था। वो भी बारिश के बारे में, सूर्य देव और अग्निदेव, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते थे। ठीक है, तो पहला क्या होगा हमारा, स्क्रिप्ट फाउंड इन मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा एंड टिन वैली ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। दूसरे नंबर पर आते हैं हमारे वेद, पुराण एंड उपनिषद। वेद आपको पता है 4 वेद हैं और पुराण भी 18 हैं और उपनिषद, ये 3 चीज़ें जो हैं, ये जो 3 हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं या फिर ग्रंथों का समूह कह सकते हैं, इनसे भी हमें भौगोलिक ज्ञान के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे प्यारे रामायण और महाभारत, 2 और ग्रंथ। रामायण आपको पता है श्री राम की कथा कहती है और महाभारत आपको पता है एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। ठीक है, उसके बारे में रामायण और महाभारत, वाल्मीकि ने लिखी थी रामायण जो कि संस्कृत में थी मूल रूप से, और रामचरितमानस जिसको हम बेसिकली रामायण कह देते हैं बट वो रामचरितमानस है जो कि लिखी थी गोस्वामी तुलसीदास ने। और महाभारत किसने लिखी थी, वेद व्यास ने। तो रामायण और महाभारत ये दोनों ही सोर्स हैं किस चीज़ के, ज्योग्राफी के। ठीक है, उसके अलावा बुद्ध लिटरेचर, यानी जो हमारा बौद्ध धर्म है उसका जो लिटरेचर है, और उस लिटरेचर में भी स्पेशली मुख्य रूप से त्रिपिटक जो लिटरेचर है, उस लिटरेचर में हमें कई सारी ज्योग्राफिकल नॉलेज देखने के लिए मिलती है। ठीक है, यहाँ पर 3 कृतियों के नाम लिखे हुए हैं और उनके राइटर्स या उनके रचयिता जो हैं, क्रिएटर हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं। पहली जो पुस्तक है उसका नाम है अष्टध्यायी। अष्टध्यायी स्पेलिंग में पाणिनि लिखा है लेकिन हिंदी में इनको पाणिनि कहते हैं। तो पाणिनि की लिखी हुई पुस्तक अष्टध्यायी में हमें भूगोल की जानकारी मिलती है। फिर आ जाते हैं कौटिल्य। कौटिल्य जिनको हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने क्या लिखा था, उन्होंने लिखी थी अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र में कई सारी, मतलब अच्छा खासा सोर्स है अर्थशास्त्र ज्योग्राफी के नॉलेज का, क्योंकि अर्थशास्त्र एक तरह से आप कह सकते हो पॉलिटिकल ज्योग्राफी का सोर्स है। ठीक है, अब आगे जब हम बात करेंगे तो इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। और फिर आता है महाभाष्य। कंफ्यूज मत होइएगा, इधर महाभारत है, इधर महाभाष्य है। महाभारत वेद व्यास ने लिखी है और महाभाष्य पतंजलि ने लिखी है, आचार्य पतंजलि ने लिखी है। ठीक है, जिसका नाम आजकल आप सुनते होंगे स्वामी रामदेव के कॉन्टेक्स्ट में, उनकी कंपनी है पतंजलि जो कि इन्हीं के नाम से निकला हुआ है या आधारित है। तो ये कुछ सोर्स हैं हमारे जो कि हमें प्राचीन भारत के भौगोलिक ज्ञान के बारे में, उनके योगदान के बारे में बताते हैं। ठीक है, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा
और स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। और हाँ, एक और बात कि अगर आपको ये सारे नोट्स पीडीएफ में चाहिए तो लिंक में टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मैं वीडियो और वीडियो के 2-4 दिन बाद उसके नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। ठीक है, तो उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा या ऐड कर लीजिएगा खुद को उसमें। तो अभी ये हमने पढ़ लिया कि कौन कौन से सोर्स हैं। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर हम देखेंगे इवैल्यूएशन ऑफ ज्योग्राफिकल नॉलेज इन इंडिया। भारत में अगर हम टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से देखें, काल के हिसाब से देखें, तो ज्योग्राफी का विकास या भूगोल का विकास किस तरह हुआ, हमें टाइम पीरियड का पता होना चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप हम टाइम के साथ आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आता है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का पीरियड, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है। इसका टाइम पीरियड नोट कर लीजिए। 2500 बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट से लेकर 1750 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक का इसका काल माना जाता है। ठीक है, ज्योग्राफिकल नॉलेज के बेसिस पर, ज्योग्राफिकल विकास के बेसिस पर। ठीक है, दूसरा आता है हमारा वेदों का युग, यानी कि वैदिक एज जिसे कहते हैं। इसका टाइम पीरियड देख लीजिए, 2500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 2500 बीसी टू 1000 बीसी। उसके बाद आता है एपिक एज। ठीक है, हमारे जो ग्रंथ हैं रामायण और महाभारत, उनका जो काल है वो कब से कब तक माना जाता है? 1600 बीसी यानी कि 1600 बिफोर क्राइस्ट से लेकर 600 बीसी यानी कि 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। फिर आते हैं हमारे पुराण, जिसको हम कहेंगे पौराणिक युग या फिर पुराणिक एज, पुराणिक एज। इसका क्या टाइम पीरियड है? 1000 बीसी यानी कि 1000 ईसा पूर्व जिसे हिंदी में कहेंगे, और फिर उसके बाद सन 800 या फिर 800 एडी। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स में हमको भारतीय भूगोल या फिर भारत के भूगोल का जो विकास है, क्रमिक विकास है, उसके बारे में पता चल जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। वैदिक एज यानी कि वेदों का युग 2500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। एपिक एज यानी कि रामायण महाभारत का जो युग है 1600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। और उसके बाद पुराणों का युग या पौराणिक युग, पौराणिक एज 1000 ईसा पूर्व से सन 800 तक या फिर 800 एडी तक। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने सोर्सेज की बात कर ली, स्रोतों की बात कर ली कि कौन कौन से सोर्स हैं जिनसे हमें ज्योग्राफी की नॉलेज मिलती है। क्रमिक विकास की भी बात कर ली। अब जो सोर्स हैं उनसे हमें कुछ ज्योग्राफिकल नॉलेज मिली है, उसमें से कुछ सेलेक्टिव नॉलेज है जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा हम नहीं पढ़ने वाले हैं, सेलेक्टिव चीज़ें पढ़ने वाले हैं। जैसे कि द्वीपों के बारे में पता चला है, द्वीप, ठीक है, महाद्वीप जैसे हम कहते हैं वैसे ही द्वीप। 7 द्वीपों के बारे में पता चला है पुराणों से। ठीक है, पुराणों ने हमें जानकारी दी है 7 द्वीपों के बारे में। कौन कौन से द्वीप हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और इन प्रेजेंट, वर्तमान काल में जब हम आप ये वीडियो बना रहे हैं और देख रहे हैं, ये जो द्वीप हैं ये किस एरिया को कवर करते थे, वर्तमान काल में वो जगह कहाँ पर है, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, और ये जो वर्तमान काल में जगह निश्चित की गई हैं, निर्धारित की गई हैं, ये किसके द्वारा की गई हैं, यहाँ पर ये आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। एक विद्वान हुए बिलफर्ड नाम से, उन्होंने बताया है, उनके द्वारा निर्धारित की गई ये जगह है कि ऐसी ऐसी जो द्वीप हैं ये इन जगहों पर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा कुश द्वीप। ठीक है, तो कुश द्वीप को बिलफर्ड ने क्या बताया कि कुश द्वीप आज के अफगानिस्तान के पास रहा होगा। अफगानिस्तान के पास मतलब जिस जगह पे आज अफगानिस्तान है वहां पर ही कुश द्वीप रहा होगा। सेकंड नंबर पर आता है हमारा प्लक्ष द्वीप। प्लक्ष द्वीप का जो एरिया है वो वर्तमान में कहां पर है? अर्मेनिया और टर्की। अर्मेनिया का नाम आपने सुना होगा, पिछले साल में अर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई हुई थी। ठीक है, आपस में मिसाइल चला दिया था दोनों ने, शहर के शहर उड़ गए थे। तो अर्मेनिया और टर्की, तुर्की जिसको बोलते हैं, तो अर्मेनिया और टर्की का जो एरिया है वो प्लक्ष द्वीप में आता था। पुष्कर द्वीप, पुष्कर आपने सुना होगा, पुष्कर द्वीप का नाम है। पुष्कर आज एक शहर का नाम भी है जो कि आप कह सकते हैं अजमेर जिले में पड़ता है। तो पुष्कर द्वीप, उस अजमेर वाले पुष्कर से याद रखिएगा। पुष्कर द्वीप आज के समय में कहाँ है? थाईलैंड में।
ठीक है, थाईलैंड जिसकी कैपिटल क्या है, बैंकॉक। तो थाईलैंड का जो एरिया है वो प्राचीन काल में पुष्कर द्वीप हुआ करता था। और आपको मैं बता दूं कि जो हमारा वियतनाम है, भारत जो अखंड भारत है कभी अफगानिस्तान से लेकर वियतनाम तक फैला हुआ था, ठीक है। तो ये पॉसिबल है कि हमारे जो द्वीप है पुराणों में बताए गए हैं वो थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया उस जगहों पर भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो पुष्कर द्वीप कहाँ मिलता है, थाईलैंड में मिलता है। फिर आता है हमारा शलमली द्वीप। शलमली द्वीप मिडिल यूरोप में मिलता है, मध्य यूरोप में मिलता है, ठीक है। क्रॉन्च द्वीप, क्रॉन्च द्वीप भी यूरोप में है। तो यानी कि यूरोप में दो तरह के द्वीप मिले हैं, एक शलमली द्वीप, एक क्रॉन्च द्वीप। शलमली जो कि मध्य यूरोप में है और क्रॉन्च जो कि पश्चिमी यूरोप में या वेस्टर्न यूरोप में देखने के लिए मिलता है। और सबसे फेमस हमारा प्यारा भारत, जिसका नाम आपने सुना होगा जम्बू द्वीप। कई बार जो यज्ञ वगैरह होते हैं तो उसमें जो मंत्र या श्लोक पढ़े जाते हैं उसमें जम्बू द्वीप का नाम आता है। तो जम्बू द्वीप याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो भारत है यही प्राचीन काल में जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। एंड लास्ट आता है हमारा शक द्वीप। शक द्वीप से भी हमारा रिलेशन है। अब प्राचीन काल का क्या रिलेशन है हमें नहीं पता, लेकिन ब्रिटिशर्स जो कि ब्रिटिश आइलैंड से, ब्रिटिश आइलैंड में जो भी कंट्रीज़ हैं वहाँ से आए थे, उन्होंने हम पर 200 साल तक राज किया। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि जो शक द्वीप है वो ब्रिटिश आइलैंड जो आज का है, जिसमें आपका स्कॉटलैंड, वेल्स या फिर नॉर्दर्न आइलैंड वगैरह आते हैं, ठीक है, इंग्लैंड भी आता है, वो जो आइलैंड है, ग्रुप आइलैंड है, उसको हम शक द्वीप कहते थे प्राचीन काल में, ठीक है। तो ये 7 द्वीपों के बारे में जानकारी हमें मिली है। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हम पढ़ेंगे समंदर के बारे में, 7 समंदर जो कि हमें पुराणों ने बताए हैं कि एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पुराणों में वर्णित द्वीपों के बारे में पढ़ने के बाद हम बढ़ेंगे समंदर की तरफ कि समंदर कौन कौन से बताए गए हैं पुराणों में। 7 समंदर के बारे में बताया गया है जो कि यहाँ पर लिखे हैं, और ये किसके समान दिखते थे इनके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो मैंने हिंदी में यहाँ पर जैसा लिखा गया है वैसा ही लिख दिया है, ठीक है। राइटिंग थोड़ी सी ठीक नहीं है तो थोड़ा कंप्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा। तो सीज के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए 6 इधर लिखे हैं, नीचे जगह नहीं थी तो 7वां मैंने ऊपर लिख दिया है। सबसे पहला है हमारा इक्षुरसोद, ठीक है। पहले समंदर का क्या नाम है, इक्षुरसोद। ये गन्ने के रस के समान था, शुगर केन जूस की तरह देखने में लगता था। क्यों लगता था, क्योंकि पानी की सतह पर काई जमी रहती थी, ठीक है ना। जैसे आपने देखा हो गन्ने के रस के ऊपर जब हरा हरा झाग जम जाता है, ठीक है, या बहुत देर रख दो तो एक लेयर बन जाती है, उस तरह से इसके ऊपर काई जमी रहती थी। तो जो पहली झलक देखने में लगता था कि ऐसा लगता था गन्ने का रस रखा हुआ है। तो जो इक्षुरसोद है वो गन्ने के रस के समान दिखने वाला समंदर था, ठीक है। दूसरा आता है हमारा श्रोध, सुरोध, ठीक है। सुरोध शराब के समान दिखता था। अब शराब का समंदर, पहले जब मैंने पढ़ा मुझे लगा शराब का समंदर कैसे हो सकता है, लेकिन नहीं, ये शराब के समान दिखता था। क्यों, क्योंकि इसमें जो जल था वो शराब की तरह हल्का था, ठीक है ना। तो इसकी वजह से इसको शराब के समान कहा गया। फिर आता है हमारा श्रोध। श्रोध खारे पानी का समंदर था और कुछ खास बात नहीं। क्षीरोद, ऊपर देखिए श्रोध और नीचे क्षीरोद, ठीक है। तो क्षीरोद क्या था, क्षीर सागर आपने सुना होगा, तो उसी से आया है क्षीरोद, दूध के समान था। अब दूध तो इसमें था नहीं, क्यों था, तूफान आते थे, ठीक है, बहुत तेज तूफान आते थे जिसकी वजह से पानी में सफ़ेद झाग बन जाता था, तो वो दूध के समान दिखने लगता था। इसीलिए जो क्षीरोद सागर है उसको दूध के समान बोला गया है। नेक्स्ट आता है हमारा शोधोद। शोधोद शुद्ध जल का समंदर था, ठीक है, सिंपल सी बात है। नीचे आता है दधिमंडल। दधिमंडल दही के समान, देखिए सुनने में भी सेम लग रहा है लगभग, दधी दही, दधी दही, तो दधिमंडल मतलब दही के समान। अब ये दही तो था नहीं, लेकिन आपने देखा होगा ना जब दही जम जाता है तो एक सफ़ेद मोटी सी गाढ़ी सी परत होती है। उसी तरह इस समंदर में इतनी ठंड होती थी, इतना टेम्परेचर कम होता था कि इसके ऊपर बर्फ़ की एक मोटी लेयर जम जाती थी जो कि देखने में दही के समान लगती थी, इसीलिए इसको दही के समान का समंदर दधिमंडल कहा गया है। फिर आता है हमारा ग्रधोत। ग्रधोत 7वें नंबर का समंदर है जो कि घी के समान है।
इसके ऊपर घी की तरह परत जमी रहती थी। आपने देखा होगा जब घी बनता है और उसको कुछ देर के लिए रख दो तो उसके ऊपर से जमना शुरू हो जाता है, पतली पतली परत बनने लगती है। उसी तरह इसके ऊपर बहुत मोटी बर्फ़ नहीं, बर्फ़ की एक पतली सी परत जम जाती थी जो कि देखने में घी के समान लगती थी। ठीक है, तो इसीलिए गहदोत को घी के समान का समंदर कहा गया है। तो ये 7 समंदर के बारे में बताया गया है। अभी हम आगे पढ़ेंगे पर्वतों के बारे में जो कि पुराणों में बताए गए हैं। यहाँ पर देखिए आप पर्वतों के बारे में। पुराणों में 7 द्वीप 7 समंदर बताए गए हैं, लेकिन किताब के अनुसार जो पर्वतों की संख्या है वो 10 यहाँ पर दिखाई गई है पुस्तक में, जिसके हिसाब से मैंने यहाँ पर 10 लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? पहले तो पुराणों में क्या नाम दिया गया है और प्रेजेंट में ये किस जगह पर रहे होंगे, मतलब आज के समय में वो कौन सी जगह है जहाँ पे ये पर्वत कभी थे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आता है मेरू पर्वत। मेरू पर्वत आपने रामायण में अक्सर सुना होगा। मेरू पर्वत जो हमारा पामीर नॉट है ना, पामीर नॉट जो कि कश्मीर से ऊपर की तरफ सबसे ऊपर जो हमारा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है उसके भी ऊपर जहाँ पर भारत की सीमा समाप्त होती है वहाँ पर पामीर नॉट है, जिसे संसार की छत भी कहा जाता है। तो पामीर नॉट की जो लोकेशन है वो मेरू पर्वत की लोकेशन पुराणों के अनुसार थी। नील पर्वत की बात करें तो साउथ इंडिया में नीलगिरी पर्वत को नील पर्वत के नाम से जाना जाता है, जो कि नीलगिरी तो अभी भी है ना, हाथियों का घर, आपको पता है। फिर आता है हिमवन या हिमावन। हिमावन आज भारत के भौगोलिक जो भी फीचर्स हैं, जो भी कैरेक्टरिस्टिक हैं, उनमें जो हमारा हिमावन है उसका बड़ा हाथ है। क्या है ये? हिमालय पर्वत, हिमालय की जो श्रृंखला है उसी को हिमावन कहा गया है पुराणों में। उसके बाद आता है मलयावन। मलयावन कहाँ है? जैसे आपने पामीर पढ़ा था, तो पामीर नॉट के ही पश्चिम में यानी कि जब हम अफगानिस्तान की तरफ जाएंगे तो आपको मलयावन पर्वत देखने के लिए मिलेगा। निषाद पर्वत का नाम भी आपने सुना होगा। ठीक है, निषाद पर्वत हिंदू कुश यानी कि अफगानिस्तान, हिंदू कुश अफगानिस्तान में है। तो अफगानिस्तान में जहाँ पर आज हिंदू कुश है वहाँ पर निषाद पर्वत था। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह सकता कि जो पर्वत अभी है वही सेम पर्वत का नाम बदल गया है, लेकिन लोकेशन के हिसाब से बता रहा हूँ कि जो हिंदू कुश है निषाद पर्वत वहीं पर था। आगे देखें तो गंधमदन या गंधमदान आप कहें तो नॉर्दर्न हिंदू कुश, जहाँ हिंदू कुश है उसके नॉर्थ की तरफ जब हम जाएंगे तो हमको गंधमदन पर्वत देखने के लिए मिलेगा। चंद्रदीप नाम का एक पर्वत है जिसकी प्रेजेंट लोकेशन के बारे में किसी भी तरह की जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो यहाँ पर मैंने डैश लगा दिया है। उच्चाहट पर्वत, यूराल पर्वत जो है ना आज का, जो कि रशिया को यूरोप से अलग करता है, या फिर रशिया का वो पार्ट जहाँ पर यूराल पर्वत से डिवीज़न होता है, तो थोड़ा रशिया यूरोप और थोड़ा एशिया में आ जाता है। तो वो जो यूराल पर्वत है वही जगह है जहाँ पर उच्चाहट पर्वत कभी रहा होगा अकॉर्डिंग टू पुराण। हेमकूट पर्वत भी आपने सुना होगा रामायण में। हेमकूट पर्वत कैलाश, जहाँ पर हमारे शिव जी माता पार्वती के साथ, नंदी के साथ, अपने सांप के साथ विराजमान हैं, हेमकूट पर्वत कैलाश को कहा जाता है। इन प्रेजेंट वो कहाँ पर है? तिब्बत में है। आपने सुना होगा कैलाश मानसरोवर की यात्रा, ये उसी कैलाश की बात हो रही है। तो हेमकूट पर्वत आज का कैलाश यहाँ पर है। उसके बाद श्रृंगवन पर्वत भी है, इसके बारे में वर्तमान में कहाँ पर था या रहा होगा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो यहाँ पर मैंने डैश लगा दिया है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने सोर्सेस पढ़ लिए, क्रमिक विकास यानी कि एवोल्यूशन भी पढ़ लिया, पुराणों के अनुसार 7 द्वीप के बारे में पढ़ लिया, उसके अलावा 7 समंदर के बारे में पढ़ लिया और पर्वतों के बारे में भी पढ़ लिया। ये कुछ फिजिकल फीचर्स या ज्योग्राफिकल फिनोमेना था जिसकी जानकारी हमें हमारे सोर्सेज यानी कि वेदों पुराणों से मिलती है, जिसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे कौन कौन से भूगोल वेत्ता थे प्राचीन भारत में जिन्होंने भूगोल के विकास में योगदान दिया तो क्या क्या योगदान दिया, और उनको किस किस फील्ड में, अगर वर्तमान के अकॉर्डिंग ब्रांचेस देखी जाएं तो उन्हें किस किस ब्रांच में ज्ञान प्राप्त था, उसके बारे में हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।